हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए और आप लोगों को भी बहुत जरूरी है इस टॉपिक को जान लेना। वेलकम अंजू, गुड आफ्टरनून प्रियांशु, हिमानी, आकांक्षा, दीप, मुकेश, सुजीत। बाकी लोगों के भी आने का इंतजार कर लेते हैं। और कोई एक गुड आफ्टरनून आदर्श, राजेश भी आ चुके हैं, कविता। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? नहीं नहीं, चश्मा मिल गया था बाद में। चश्मा बंदर ने कहीं और छोड़ दिया था, दूसरे की छत पे, तो फिर मुझे मिल गया बाद में। चलिए, गुड आफ्टरनून। हाँ, किस्मत अच्छी थी। सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक से और कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे आप लोग जितना इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे। सर क्या 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 कहना चाह रहे हैं? क्या ऑन ईस्ट क्लास का पेपर 1 की नहीं समझ पाया? आंसर चेक नहीं हो रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा। मिलेगा मिलेगा, है ना। मुझे तो क्लासेस नहीं लेनी थी एक्चुअल में, तो मुझे रेस्ट करना था। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं क्लासेस कंटिन्यू करूं, भले 1 घंटे की ही करूं। नहीं तो इकोनॉमिक्स की कल क्लास मैंने ली थी और आज मैं सोशियोलॉजी की नहीं लेता तो फिर आप लोग कहते हैं कि भेदभाव कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वालों को टाइम दे रहे हैं, सोशियोलॉजी वालों को नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि दोनों लोगों को 1-1 घंटे की क्लास रहेंगे। नहीं, ये लास्ट क्लास नहीं है। ये शायद 27 तक शायद क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। 27-28 तक रहेंगी। शेड्यूल एक बार चेक कर लिया करिए। शेड्यूल में बहुत सारी क्लासेस ऐड हमने करा दी है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और आज का टॉपिक भी यही है। पितृतंत्र की परिभाषा दीजिए। अंतरवैयक्तिक संबंधों में पितृतंत्र किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? हर दूसरे साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हर दूसरे साल, हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है। यानी कि 2018 में क्वेश्चन आया था, 2020 में आएगा। कितने लोग 2020 वाले हैं? संभावना है कि 2020 में आएगा। सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं? आदर्श, आप 20 में दे रहे हैं कि 21 में? हाँ, 20 में, तब तो ठीक है। 21 वाले भी परेशान ना हो, क्योंकि उनके लिए भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। कितने लोग इस पितृतंत्र के बारे में जानते हैं? पैट्रियार्की के बारे में कितने लोग जानते हैं? अच्छा, बताना हो तो क्या बताएंगे? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों से पूछा जाए कि ये क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? अब आप लोगों की परीक्षा शुरू, बताइए। पिताजी का शासन, मेल डोमिनेंट। नहीं, ऐसा नहीं, समझाना है आपको। एक शब्दों में कहना नहीं है, समझाना है। पिताजी की प्रधानता मतलब नाम के आगे पिताजी का नाम लगेगा। अच्छा, और कुछ? जिस समाज में पुरुषों का अधिकार ज्यादा होते हैं, पुरुषों का वर्चस्व होता है, उसे पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। पुरुष डिसीजन लेता है, ठीक है। पुरुष की सत्ता, पुरुष की सत्ता, ये ठीक है। यानी कि जितने लोगों ने बताया सबने सही ही बताया, कुछ गलत नहीं बताया है। अब यानी कि सबको तो ये बात पता है, इस टॉपिक के बारे में पता है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। पितृतंत्र की परिभाषा देनी है। लिखा है, अंतर वैयक्तिक संबंधों में पितृतंत्र किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। अगर यहाँ पे पितृ सत्तात्मक लिखा होता
तो क्या गलत लिखा होता? नहीं लिखा होता, पूरी तरह से सही होता, पितृसत्तात्मक गलत ना लिखा होता। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एक पितृतंत्र हो गया, पितृतंत्र पुरुष प्रधान समाज। सर आगे का क्वेश्चन समझा दिए, वही समझा रहे हैं अभी धीरे धीरे। ऑडियो वीडियो इज क्लियर? ये तीनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है ना, कहीं से भी ये अपोजिट नहीं है। अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आपको एक्चुअल परिभाषा बताते हैं, पितृतंत्र के अनुसार आपको क्या लिखना है। जब किसी भी समाज में किसी भी निर्णय का निर्धारण पुरुष के द्वारा किया जाता है, उस समाज को पुरुष प्रधान समाज बोलते हैं। हर एक गतिविधियों के निर्धारण में पुरुष की भूमिका होती है, उसे पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। हाँ, अंतर्वैयक्तिक बता रहे। अंतर्वैयक्तिक यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो संबंध होता है, हाँ तो नेट प्रॉब्लम है दीपक का, है ना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संबंध होता है उसे अंतर्वैयक्तिक संबंध कहा जाता है। अब इसका निर्धारण क्या पुरुष करता है? अब सोचिए किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है। यहाँ पूछा अभिव्यक्त होता है किस प्रकार से। आप अब जैसे मान लेते हैं कि पूजा है, पूजा आकांक्षा से बात कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका निर्धारण बात करेंगी या नहीं करेंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? पिताजी करेंगे। आपके दोस्त कौन होंगे, ये कौन निर्धारण करता है? आप शादी किससे करेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? आपकी गर्लफ्रेंड कौन होगी, नहीं आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, वो जीवन साथी बनेगी कि नहीं बनेगी। आपको घूमने जाना है या नहीं, आपको होली खेलना है कि नहीं। वो भेज दीजिए जरा, आप मुझे भेज दीजिए स्क्रीनशॉट करके, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करते हैं, दिवाली में क्या करते हैं, पटाखे दगाते हैं। आपको पटाखे दगाने हैं कि नहीं, आपको घूमने जाना है या नहीं। अब अगली महत्वपूर्ण बातों पे, आपको नौकरी कौन सी करनी है, आपको करियर कौन सा चुनना है, ये कौन डिसाइड करता है? हमारे समाज के पुरुष ही करते हैं, नहीं पापा करें या ना करें लेकिन पुरुष ही करते हैं। चाचा बोल देंगे, फूफा बोल देंगे, मौसा बोल देंगे, जीजा जी अलग से बोल देंगे। बहुत सारे घरों में जीजा जी की चलती है, कुछ घरों में चाचा जी की बहुत चलती है, कुछ घरों में ताऊ जी की बहुत चलती है। अच्छा अब ये बताइए, ऐड नहीं करेंगे तो हम बता क्यों रहे हैं, सब ऐड करने हैं। देख रहे हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध है। आपके संबंध मामा जी से कैसे रहेंगे,
ये कौन डिसाइड करता है? घर के मुखिया ही डिसाइड करते हैं। मम्मी कभी चाहेंगी, मम्मी कभी ये चाहेंगी कि आप मामा जी से बात ना करें? मम्मी जी तो कहेंगी कि हाँ, हमारा बेटा तो मामा से खूब बात करे, भाई हमारा भाई है तो मामा और भांजे में पटेगी, ये बात हमेशा माँ चाहेगी, है ना? आपको कमेंट के बगल में, पूजा ध्यान से सुनिएगा, कमेंट के बगल में क्वेश्चन मार्क का सिंबल आ रहा होगा, उस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करिए, फिर अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा और उस फाइल को अटैच कर दीजिए जिस फोटो को भेजना है। अंतर वैयक्तिक संबंध में क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे से कम्युनिकेट करता है और उसी के बीच कम्युनिकेशन के माध्यम से ही संबंध बनते हैं। आपके जितने भी संबंध हैं ये सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से ही बने हैं। आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो क्या रिश्ते बन जाएंगे? आप सोचिए, आप इस क्लास में आ रहे हैं, आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको जान पाऊंगा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? क्या हम कभी आपको जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। आप किसी भी रिश्ते में को जिस भी मुकाम पर देख रहे हैं आज के समय में, आपकी जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते होंगे और वो जिस भी स्थिति में है, अच्छे हैं या बुरे हैं, सब में कम्युनिकेशन का ही रोल है और किसी चीज का रोल है? क्यों आदर्श? आदर्श की अगर शादी होने वाली है तो क्यों होने वाली है? क्योंकि इन्होंने अच्छा जीवन साथी चुना है कम्युनिकेशन के माध्यम से। ऐसा नहीं होगा कि राजन जो है बिना किसी से बातचीत किए विवाह कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर एक रिश्ते को बनाने के लिए, करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एवरी रिलेशन। क्या विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक है? अपने उत्तर को सावधान समझाइए। बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है? डोंट वरी। ये देखिए, हम क्या कर रहे हैं, अब आप एक चीज बताइए, आपकी जो भी शादी होगी या आपको प्राइवेट नौकरी करनी है या नहीं करनी, पहले नौकरी के ऊपर आते हैं, क्योंकि नौकरी के बाद ही शादी होगी। अब ये बताइए कि इन दोनों में से आपको प्राइवेट, पहले ऑप्शन आया प्राइवेट नौकरी का, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? घर के पुरुष करेंगे? कभी महिलाएं कर सकती हैं? महिलाएं करेंगी नहीं, करेंगी तो कहेंगी अरे तुमको क्या मालूम नौकरी के बारे में, कभी दुनिया तुम घूमी हो? दुनिया हम घूमते हैं, हमें मालूम है। ये जवाब आ जाएगा। अब वो अपना मुंह बंद करके चुप। यही होता है, क्योंकि दुनिया तो पुरुष ही देखते हैं, महिलाएं देखते ही नहीं है। सच भी है, हक ही नहीं दिया आपने। इस समाज में महिलाओं को कितना हक है? रात में शाम को अंधेरे के बाद जा नहीं सकती हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। आज भी हम चाहे जितने भी पढ़ लिख लें, शाम को आजादी नहीं है, आप घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर जाएंगे भी तो कोई जरूर जाएगा। आपकी आजादी बची कहाँ? आप कुछ सीखेंगे ही कहाँ? कुछ लोग तो जा भी नहीं पाते। ये क्या होता है? ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जहां पे आपको दुनिया जानने को ही नहीं मिला। यानी कि वो इंसान जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो जो कह रहा है वो अपने ही बिहाफ पे कह रहा है, क्योंकि उसने ही आजादी नहीं दी है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? पितृसत्तात्मक समाज में ही है, पुरुष में ही प्रॉब्लम है महिलाओं के विकास के लिए। महिलाओं के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या स्वयं महिला या पुरुष भी? दोनों जिम्मेदार है ना। हम एक तरफा जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अपने हक की लड़ाई कौन लड़ेगा?
हम लड़ेंगे कि हमारा पड़ोसी लड़ेगा? भाई हम ही को लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की बात है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को लगता है कि कोई आए और उनकी बात को रखे। हमारे परिवार में भी यही होता है। महिलाएं बहुत कुछ कह नहीं पाती हैं, वो इनडायरेक्टली कहलवाती हैं। प्रॉब्लम यहीं पर होती है। अपने पति से भी बात कहनी होती है तो इनडायरेक्टली कहनी होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या है, कम्युनिकेशन की वजह से है और सत्ता की वजह से है। सत्ता की वजह से है। अब ये बताइए, आप पढ़ाई करने के बाद लिबरल हो रहे हैं, ठीक है? जैसे बहुत सारे हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं जो मेल हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि हम जो है अपने जीवन साथी को लिबर्टी देंगे, अपने बच्चों को लिबर्टी देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसा सोच रखते होंगे। लेकिन ये सोच क्यों आई? पहली बात, आपने दुनिया का भ्रमण किया, दुनिया को देखा, ऑब्जर्व किया और फिर आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि दोनों लोगों का बराबर अधिकार है जीवन जीने में, किसी एक का अधिकार नहीं है। हम लाइफ में क्या करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आपकी इम्पोर्टेंस यानी कि अगर पुरुष की इम्पोर्टेंस नहीं सुनी जाती है, तो वहीं पर स्वाभिमान की बात होती है और बवाल हो जाते हैं। वहीं पर हो जाते हैं बवाल। अब सोचिए कि आपके पापा हैं, मान लेते हैं कि हमारे चाचा हैं, मान लेते हैं हमारे चाचा हैं। पर सर ये बात सोसाइटी तो नहीं समझती है। सोसाइटी क्यों समझेगी? अच्छा एक चीज बताइए, सोसाइटी क्यों समझेगी? सोसाइटी तो आपको नहीं समझती है। सोसाइटी के पास क्या काम है? अगर कल एक्स के पड़ोसी की वाइफ भाग गई और कल वाई की, तो आज एक्स की बात कर लेंगे, कल वाई की बात करेंगे, अगले दिन क्या करेंगे, दोनों की बात कर लेंगे। सोसाइटी के पास यही है। और सोसाइटी को पता है कि इन सबसे कुछ होना नहीं। वो क्या कर रहे हैं, उनके पास समय बहुत ज्यादा है। समय है ना, देखिए जो डिस्कशन करते हैं, जो सोसाइटी में बातें होती हैं, वो कब होती हैं? जब उनके पास समय होता है। आप कभी बात करेंगे, आपको यूपीएससी से समय नहीं मिलता है, तो आप क्या बात करेंगे? कुछ लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी में भी समय निकाल लेते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। देखिए अंतरवैयक्तिक जो संबंध होते हैं, उसमें हर एक तरीके से पुरुष का रोल होता है। जैसे मैं एग्जांपल देने वाला था चाचा वाला। अब चाचा जी जो है, मान लेते हैं हमारे लिए एक लड़की पसंद कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पसंद, मुझे यानी कि पुरुष को। अब बताइए, अब मैं इनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो ये नाराज हो जाएंगे कि नहीं नाराज? और जब ये नाराज हो जाएंगे तो क्या ये हमारी शादी में आएंगे? हो सके हमारी शादी में ना आए और अपने बच्चों को भी ना भेजे, ऐसा होगा। देख रहे हैं, इसकी वजह से इसकी वजह से ये संबंध खराब हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो मेल ईगो हो गया ना। अरे अब बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं, हमारे सामने ही पला बड़ा और अपनी बात चला रहा है। अरे हम लोग क्या बाल ऐसे ही सफेद हो गए क्या जिंदगी में? इस तरीके की प्रॉब्लम कहेंगे, चाचा जी कहेंगे ऐसी बात, फिर चाची जी भी एग्री कर जाएंगी, फिर उनके बच्चे भी एग्री कर जाएंगे और सब शादी में नहीं आएंगे। किसने किया? चाचा जी ने किया कि ये पुरुष प्रधान समाज ने किया? ये बताइए। अब बताइए सोसाइटी का कौन सा एंगल जो है यहाँ पर हावी हो गया?
पुरुष प्रधान समाज था, पुरुष की वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो मेल ईगो थी ना, मेल ईगो थी, मेल ईगो की वजह से यहाँ सब कुछ हो गया। होता है ऐसा। और ये जरूरी भी है। जरूरी है क्या ये जो चीजें घटित हो रही हैं कि चाचा जी शादी में नहीं आएंगे, क्या ये अच्छी बात है? मान लेते हैं अपने चाचा जी से बहुत प्यार करते हैं, और आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उससे भी बहुत प्यार करते हैं, तो आप क्या शादी के दिन खुश रहेंगे? ये बताइए। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश होगा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। हम नहीं खुश रहेंगे, हमारी खुशी तो होगी, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए, जैसे अगर 10% होनी चाहिए, तो वो 10% की जगह 8% होगी, 5% होगी, लेकिन 100% नहीं होगी। अब ये क्यों हुआ? सिर्फ इसकी वजह से हुआ, और संबंध खराब हो गए। अब ये बताइए, जो आपकी शादी में नहीं आएगा, क्या आप उसकी शादी में जाएंगे या उससे संबंध रखना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं पसंद करेंगे। अब एक और चीज, कितने लोगों के बड़े भैया हैं और उनकी शादी हो गई है? कोई ऐसा व्यक्ति जिनके बड़े भैया हैं और शादी हो गई है? काफी लोगों के, है ना, सबके बड़े भैया हैं और सबकी शादी हो गई है। तो इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके भैया का बिहेव, है ना, बड़े भाई का बिहेव जो है शादी के बाद बदल गया। ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है ना, नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शादी के बाद बिहेव जो है बदल जाता है, ऐसा अमूमन होता है, नेचर भी है। अब इसके एंगल पे भी हम लोग आज डिस्कस कर ही लेंगे। अब ये बताइए, अगर भैया के शादी शादी के बाद बिहेव बदल गया, तो कौन जिम्मेदार है? भैया जिम्मेदार है या भाभी जिम्मेदार है? ये बताइए। कंडीशन, आपने बोला कंडीशन जिम्मेदार, ये एक्चुअल शब्द है, लेकिन हम उसको भी डिफाइन कर लेंगे आगे चल के, है ना। मैं मानता हूं कि भैया जिम्मेदार है, मैं मान लेता हूं कि भैया जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि भैया ही तो रिश्तों की कदर करना भूले हैं। भाभी तो अपने रिश्ते निभा रही हैं अपने मायके से, भाभी तो निभाती हैं अपने रिश्ते। समझिए बात को। क्या भाभी ने अपने पुराने रिश्ते छोड़ दिए हैं? क्या उनसे प्यार कम हो गया है? सोचिए। वो तो कम नहीं करती हैं, लेकिन एक्चुअल में भैया जो है बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मैं कमाने वाला हूं, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं। उन्हें यहाँ पे लगता है मेल ईगो बस, और कुछ नहीं। क्या यहाँ पर भी मेल ईगो है? अरे भाभी की वजह से कोई नहीं बदलता है, भैया चाहेंगे तभी बदलेंगे। भाभी क्यों नहीं बदल रही है अपने परिवार के प्रति? अब वो देखिए, मानना ना मानना अलग बात है ना, वो अलग एस्पेक्ट हो गया, लेकिन हम ये कह रहे हैं, कभी आपने इस एस्पेक्ट को देखा है कि भाभी जो है अपने परिवार को भूल जाए? ये इस पे पहले आप लोग समर्थन दीजिए। कभी होता है? कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। चाहे दुनिया की कोई भी लड़की उठा लीजिए, वो कभी अपने मायके को नहीं भूलती है। लेकिन ये व्यक्ति जो पुरुष है, इसका नेचर ही है कि शादी के बाद बदल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लड़की में है, या हमारे समाज में जो पैट्रियार्की है उसकी वजह से प्रॉब्लम है?
मेल ईगो है कि नहीं यहाँ पे, ये बताइए। मैं आपका क्वेश्चन, देखिए ऐसा है ना कि हम बीच में किसी चीज को नहीं छोड़ सकते ना। अब आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम समझा रहे हैं और आपको किस तरीके से लेना है। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी है कि ये क्वेश्चन डिस्कस होगा, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब ये सोचिए कि यहां पर क्या होगा, सिर्फ रिश्ते खराब होंगे और ये सिर्फ पुरुष प्रधान समाज की वजह से होगा। लेकिन कभी अगर ये इंसान बेरोजगार है तो क्या आपके भैया का बिहेव बदलेगा? एक चीज बताइए, भाभी चाहे जैसी आ जाए, चाहे ऐश्वर्या राय आ जाए, लेकिन आपके भैया का बिहेव कभी नहीं बदलेगा। बात सही है। मेल ईगो आया कहां से? पूंजीवाद की वजह से आया। पूंजी की वजह से ही आया ना। समझिए बात को। ये जो पुरुष प्रधान समाज है, इसकी वजह से अंतरवैयक्तिक संबंध खराब होते हैं। आज भाई बहन के रिश्ते खराब हो जाते हैं जब बड़े भाई की शादी हो जाती है, भाई भाई के रिश्ते खराब हो जाते हैं, अंतरवैयक्तिक संबंध खराब हो जाते हैं और मेल ईगो की वजह से। और कभी कभी क्या होता है कि छोटा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई के ऊपर हाथ छोड़ देता है और वो गुस्से में छोड़ देता है और समझाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन कभी भी वो रिश्ते फिर कभी सुधर नहीं पाते हैं। बड़े भाई ने अच्छे के लिए हाथ छोड़ा था, लेकिन वो क्या हो जाता है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से कभी जुड़ नहीं पाता है। प्रॉब्लम पितृतंत्र की वजह से ही है। और कोई प्रॉब्लम दिख रही है? आपको नजरिया जो है ना वो डेवलप करना पड़ेगा कि हम अपने कंटेंट को किस तरीके से अपने टॉपिक के लिए यूज कर सकते हैं। कंटेंट की कमी नहीं है आपके पास सोच की कमी है। जहां पे आपके पास सोच डेवलप हो जाएगी ना, कंटेंट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे आप 20 मार्क्स में से 10+ स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एग्जाम्पल जो है, अच्छा सोचिए, कभी कभी कंटेंट जो है डिसऑर्डर हो जाते हैं ना, जैसा कि आपकी प्रॉब्लम है। अगर इस क्वेश्चन में कंटेंट डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या इसमें किसी ऑर्डर की जरूरत है, सीक्वेंस की जरूरत है इस क्वेश्चन में? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो हो रहा है होने दो, लेकिन होने तो दो। कभी कभी जिंदगी पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से आंसर राइटिंग पर भी हमारा कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं कि 3 घंटे में आप एकदम परफेक्ट आंसर लिख देंगे, एकदम बेस्ट आंसर लिख देंगे और हर क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिख देंगे? पॉसिबल नहीं है। विवाह और परिवार वाले, विवाह और परिवार वाले में हो जाता, होने जाने दीजिए। देखिए विवाह और परिवार वाले में सीक्वेंस की जरूरत भी नहीं है, नातेदारी में सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को लिखिएगा। जैसे कि आप लोगों की शिकायत बहुत है कि हम आपके आंसर्स नहीं चेक कर पा रहे, लेकिन मैं चेक कर देता हूँ। जैसे कि एक लास्ट टाइम हमने जब चेक किया था तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने चेक करने की कोशिश की थी। तो आप लोग, बस मैंने कहा ना कि आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करते रहिए, मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं? अपने उत्तर को सावधारण समझाइए। अब ये क्वेश्चन इजी है तब जब हमें उदाहरण पता हो। बिना उदाहरण के ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्या विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं? अपने उत्तर को सावधान समझाइए। क्या इसका आंसर यस में होगा? सिर्फ यस में होगा? बताइए। नहीं, नो में भी हो सकता है,
लेकिन दोनों में कंटेंट होना चाहिए। नहीं, बैलेंस बिल्कुल नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बैलेंस नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा आपने खाना खाया कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो में ही आंसर देंगे कि बैलेंस करेंगे? हाँ, खाया था, नहीं खाया था, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कभी भी। अगर आपसे पूछा गया यस और नो में आंसर, तो आप यस या नो ही बोलेंगे। आपको एक ही चीज को सेलेक्ट करना है। सर मैंने ऐसे इसे ऐसे लिखा कि हूँ जो शिव मुस्लिम में अल्लाह बुद्ध में गौतम। अब देखिए, जैसे कि हमने जो आंसर, हम अगर आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि कंटेंट तो हमारे पास है। अब देखिए, सभी धर्मों को उठा लेते हैं, चलिए सारे धर्म पहले लिख लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इतने पता है हमें। हाँ, बस यस को प्रूफ कर देना है, डेफिनेटली जो कहेंगे यस करेंगे तो यस को प्रूफ कर देना है। कैसे लिखेंगे, विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार, विभिन्न तथ्यों के अनुसार हम यह कह सकते हैं, लास्ट में आप कहेंगे कंटेंट में, विभिन्न तथ्यों के अनुसार या उपरोक्त विचारों के अनुसार हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश वही है जिनकी वजह से धर्म अस्तित्व में आया। ब्रह्मा जी की वजह से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कहीं पर सरस्वती जी की बात होती है कि सरस्वती जी की वजह से ऐसा हुआ, या कभी लक्ष्मी जी की बात होती है, कभी पार्वती जी की बात होती है? नहीं, हम कहते हैं कि तीनों ये जो लोग थे, तीनों ही ईश्वर थे, इनकी वजह से ही पृथ्वी का जन्म होता है। मुस्लिम धर्म में पैगंबर मोहम्मद है, यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट, यहाँ पर भी मेल, यहाँ पर भी मेल, और यहाँ पर सब पुरुष है, कहीं पर भी कोई महिला है। सब धर्म की उत्पत्ति के पीछे पुरुष है, और सभी धर्मों में इन्हीं लोगों को माना जाता है, चाहे वो महावीर स्वामी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, और चाहे ईसा मसीह हो, सभी पुरुष हैं। अब देखिए, लिखेंगे हम लिखेंगे पहले हिंदू धर्म से शुरुआत करेंगे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्हीं को ईश्वर की प्राथमिकता के रूप में माना जाता है, और ब्रह्मा जी को ही सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस तरीके से आपको अपने फ्लो में लिखना है, जैसे मैं आपको समझाता चल रहा हूँ। क्या अगर ब्रह्मा जी ना होते तो हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति होती? क्या ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट ना होते तो क्या पृथ्वी की उत्पत्ति होती? क्या ईश्वर की वजह से, जिन्हें गॉड बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, क्या उनकी वजह से अगर वो ना होते तो क्या पृथ्वी की उत्पत्ति हम देख पाते? नहीं। हम सब कुछ क्या मानते हैं इन धर्मों में, हम इन्हीं भगवानों को सब कुछ मानते हैं।
आप जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, जितने भी युवा होते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, पहले वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर बाद में विष्णु जी की करने लगते हैं। समय समय के अनुसार जो है ईश्वर की अलग अलग मान्यताएं हो जाती हैं, अलग अलग व्रत हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो सिर्फ शक्तियों की वजह से होता है कि हम इनमें इन शक्ति का धारण करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, तो वो किस लिए रखते हैं, ताकि उनके अंदर शक्ति रहे और संयम रहे, यही तो वो चाहते हैं। हाँ देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो ठीक है, ब्रह्मा लिख सकते हैं, ठीक है ब्रह्मा लिख दीजिए। अल्लाह ठीक है, ईसा मसीह थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे सिख धर्म को भी लिख सकते हैं, पोप को स्किप कर सकते हैं, पोप को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन पोप की वजह से पोप को जस्टिफाई करने को तो कर देंगे, लेकिन मत करिएगा जस्टिफाई यहाँ पर, है ना। यहाँ धर्म की बात हो रही है, वो तो एक पदवी आ गई है ना, तो फिर वो तो वहाँ पादरी भी आ जाएंगे चर्च में, है ना, फिर तो वो यहाँ पे पंडित जी भी आ जाएंगे, तो वो नहीं जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना। बस ये याद रखना है कि जो, हाँ, जो हमारे धर्म गुरु हैं, यानी कि जो हमारे ईश्वर हैं, जो पुरुष के रूप में अपनाए जाते हैं, उन्हें ही, लेकिन इसे लिखना होगा अपनी शैली में। अब आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न धर्मों के अनुसार, विभिन्न धर्मों में पुरुषों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के अस्तित्व को पृथ्वी के अस्तित्व के रूप में माना गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही संसार का निर्माण हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ईसाई धर्म में परमेश्वर या ईसा मसीह के द्वारा जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और उन्हें ही सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। विभिन्न धर्मों को देखा जाए तो यह बात कही जा सकती है कि जितने भी धर्म इस समाज में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, वो सभी पुरुष प्रधान समाज के दायरे में है। तो आपको सभी धर्मों को लेके चलना होगा, जितने ज्यादा धर्मों को जानते होंगे। देखिए, यहाँ पे उदाहरण सहित बताया है, यानी कि आपका पॉइंट उदाहरण सहित ही जितना ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम 6 लिख रहे हैं और कोई 10 लिखेगा तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ये इस क्वेश्चन में स्कोरिंग किसके माध्यम से होगी, एग्जाम्पल के थ्रू ही होगी। तो जिसने पारसी धर्म लिख दिया उसको पारसी धर्म पे मिले जाएगा। हाँ, ये सब एग्जाम्पल ही है, ये सब एग्जाम्पल है, क्योंकि लिखा है ना सभी धर्म पितृ सत्तात्मक है, यानी कि सभी धर्म पुरुष प्रधान समाज है। ये तो बात सच है ना। हाँ, प्रोटेस्टेंट लिख सकते हैं। क्या हिंदू धर्म में ऐसा है? हाँ, प्रूफ भी है। देखिए, हम लोग के पास प्रूफ है ना कि पृथ्वी की उत्पत्ति हम किसको मानते हैं, ब्रह्मा जी को मानते हैं। हर बात में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसको याद करते हैं, हनुमान जी को और विष्णु जी को, पहले मेल को ही तो याद करते हैं। अच्छा, पहले बताइए, जब आप दिवाली में पूजा करते हैं तो पहले किसकी मूर्ति रखी होती है गणेश लक्ष्मी में से? ध्यान से बताइए, गणेश जी की होती है ना। तो आप क्या इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना ये धर्म, सभी धर्म, तो धर्म के ओरिजिन पे जाना होगा, धर्म की उत्पत्ति पे जाना होगा। हिंदू धर्म में तो दुर्गा जी को भी बहुत मानते हैं। लेकिन बोलचाल में लक्ष्मी गणेश कहते हैं। हाँ, बोलचाल में कहते हैं, है ना, कहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपको प्रूफ करने की बात होगी तो आप क्या करेंगे, सॉलिड पॉइंट कहेंगे, आपके पास लॉजिकल पॉइंट होने चाहिए, अदरवाइज क्या होंगे, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप इसका नो आंसर करेंगे ना तो आपके पास पॉइंट नहीं रहेंगे। बस आपके पास 2-3 एग्जाम्पल ही होंगे, वो भी हिंदू धर्म के ही होंगे, और कुछ नहीं होंगे। दुर्गा जी, काली जी, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल ही नहीं होगा। और कोई एग्जाम्पल जानते हैं, किसी अन्य धर्म का जानते हैं? नहीं जानते। आपके पास यस करने में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सर, शर्म में शर्म करने से अच्छा है उनके सामाजिक जीवन से रिलेट करें तो ठीक रहेगा। जीवन से धर्म, सामाजिक जीवन से धर्म से रिलेट करें तो नहीं, सामाजिक जीवन से रिलेट कैसे करेंगे? जैसे सामाजिक जीवन अलग चीज हो गई ना। यहाँ पे पूछा है कि सभी धर्म, क्या विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं? क्वेश्चन को समझिए, कीवर्ड को। तो यहाँ पे हमें लगेगा कि हाँ, सच में है ना। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए अब आपके पास असली खेल मालूम है क्या है? अब इन बातों को आप कैसे लिखते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज अब आपके सामने है। क्योंकि अगर कंटेंट अगर परोस कर दे दिया जाए तो आप खुद से लिखने की हैबिट डालेंगे नहीं। आपको लगता नहीं कि इसके ऊपर बहुत सारे मॉडल आंसर अवेलेबल होंगे और आप उसको देख के लिख भी सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की तो आप अपने अंदर वो वास्तव में सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि फूड फॉर थॉट्स, अब आपको फूड फॉर थॉट्स दे दिए गए हैं, अब आपको उसको जो है चैनलाइज करना है। अगर वो चैनलाइज नहीं करना आया तो समझ जाइए कि आपको प्रशासक बनने में प्रॉब्लम होगी, प्रशासक बनने के बाद प्रॉब्लम आएगी, हर एक जगह प्रॉब्लम आएगी। आनी है कि नहीं ये प्रॉब्लम? तो फिर आप कैसे इन सब चीजों को भूल सकते हैं? और कभी भी आप एक चीज सोचिए, एक तरफ आपको खाना परोस के मिला हो और एक तरफ आपने खुद खाना निकाला हो, तो खुशी किसमें होगी खाने में? जब आपने खुद खाना निकाल कर खाया हो। अगर कोई परोस कर देगा तो आपके अंदर कोई भावना ही नहीं आएगी, आपको कहीं से खुशी ही नहीं होगी। जब आप इस आंसर को अपनी भाषा में लिखेंगे तब आपको असली खुशी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य भगवान के नाम स्किप करके धर्म के बारे में कहे जाए। नहीं नहीं, यहाँ पे लेना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा। भगवान का नाम लिए बिना कैसे हम कैसे पुरुष को डिफाइन कर पा रहे हैं? सोचिए राजन, आप लोग बताइए, क्या हम ईश्वर का नाम लेंगे या नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में? लेना तो होगा ही होगा। डेफिनेटली हमें ईश्वर का नाम लेना होगा। देखिए, ये याद रखिएगा, ये जो पुरुष प्रधान समाज है,
उसकी वजह से हमारे धर्म में जो लेडी गॉडेस हैं उनको कम सम्मान मिलता है। लेकिन हमने बहुत सारी कहानियों में सुना है कि लक्ष्मी जी की बात होती है, लक्ष्मी जी बहुत सारी कहानियों में आती हैं और बहुत सारा धन देती हैं और बहुत सारा सबक भी देती हैं कहानियों में। तो क्या उससे जो है उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है? क्या वो उनका अस्तित्व नहीं है? उनका अस्तित्व सिर्फ इस वजह से समाप्त हो जाता है। इस पर मैं अपने हिसाब से लिखना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल अपने हिसाब से लिखिएगा और हाँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से जज भी करूँगा, ठीक है? लिखिएगा अपने हिसाब से। हाँ, देखिए अपने हिसाब को जैसे अपने आप को इंडिपेंडेंट देनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम अपने हिसाब से लिखेंगे और फिर बताएँगे, ये अच्छी सोच है। फिर ऐसे एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे राजन ने कहा कि मुस्लिम में बुर्का यानी सती प्रथा पालन, ये सब क्यों लिखने की ज़रूरत है? इसका धर्म से क्या लेना-देना? धर्म के ओरिजिन से कुछ लेना-देना है? बताइए, धर्म के ओरिजिन से कुछ लेना-देना है? हुँ। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पुरुष प्रधान समाज है, वो जो पुरुष प्रधान समाज है, उसकी वजह से बहुत सारी कुरीतियाँ आई हैं, है ना? उस कुरीतियों के ऊपर हम लोग अलग एस्पेक्ट है, वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, है ना? अब आपसे पूछा जाए कि पुरुष प्रधान समाज की वजह से अब आपको बताना है, क्वेश्चन ही दे देते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म, फिर इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। जब आपने बोला ही है तो फिर हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं, पुरुष प्रधान समाज की वजह से समाज में कौन-कौन सी कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं। नमस्कार मीनल, स्पष्ट कीजिए। 200 या 250 कर लीजिए। अब ये बताइए क्या यूपीएससी में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है ना? अब इस पे आपका जो दृष्टिकोण है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब आपको बताना है कौन-कौन सी कुरीतियाँ आपको देखने को मिलती हैं पुरुष प्रधान समाज की वजह से। पिछला स्लाइड भी दिखा देते हैं। ये स्लाइड देख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिए। अब इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या-क्या लिखेंगे आप लोग को वो बताना है। हमसे तो बहुत कुछ जान लेते हैं। अब आप बताइए। अब ये अब ये आएगा पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर हाँ ठीक है, महिलाओं की योग्यता, बाल विवाह, सती प्रथा, पिता प्रथा और इसके अलावा बताइए, जो अभी रिसेंटली बताइए। अभी आधुनिक बताइए, ये सती प्रथा और बाल विवाह बहुत प्राचीन समय का है। घरेलू हिंसा, दूसरा यौन उत्पीड़न,
अरे बॉयज लॉकर रूम क्यों ले आते हैं बार बार? इसको क्या लिखेंगे, उसको शब्द को क्या डिफाइन करेंगे ये बताइए। हम्म। ये तो 4 मेन अभी रिसेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आप लिखेंगे हलाला जैसी प्रथा, कम शिक्षित होना, कम शिक्षित होना, बेरोजगार ज्यादा होना, स्किल की कमी, बहुत सारी चीजें सुन लीजिए, स्किल की कमी, बहुत सारी योग्यताओं की कमी। थर्ड पॉइंट कैसे आएगा? किसने कहा? आदेश ने कहा है कि शारीरिक विकास। देखिए ये जो है ना शारीरिक विकास में कुपोषण, अब ये बताइए कि महिलाओं को पुरुषों की वजह से ही तो विकास नहीं हो पाता है। किसकी वजह से उनकी हाइट कम रह जाती है, उनका जो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, वो कमजोर क्यों दिखती हैं, और बहुत सारी कि आपने देखा होगा कि पूरी टीम तैयार हो जाती है, तो उसमें किसका दोष है? उस महिला का दोष है कि पुरुष का दोष है? पुरुष का दोष है, और इसी की वजह से ये मृत्यु दर बढ़ती है। पुरुष की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, पुरुष की वजह से ही घरेलू हिंसा हो रही है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, शारीरिक विकास में कमी हो रही है, मातृ मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, खान पान सही पे मिलता नहीं है, पति ज्यादा कमाता नहीं है, दारू वो उड़ाता है। जब आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर पिछड़े हुए एरिया में क्या होता है कि पुरुष कमाता तो है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको भोजन नहीं मिल पाता है, महिला को भोजन नहीं मिल पाएगा, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो अपना पोषक तत्व लेता है, वो दारू पिएगा, लेकिन अपनी बीवी का ध्यान नहीं रखेगा। इसके लास्ट में कुरीतियों को खत्म करने पर एक नहीं, इसके ऊपर नहीं लिखना है। हाँ, अगर स्पष्टीकरण दे, जैसे यहाँ कुरीतियां देखने को मिलती है, स्पष्ट कीजिए, तो बस ये स्पष्ट कर दीजिए, और अपना अलग से पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिए। मांग नहीं रहा है। एक चीज याद रखिएगा, बेवजह ज्ञान नहीं देना है कहीं पर भी, किसी को भी, अपनी जिंदगी में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू में भी। और यही चीज अगर सुधार ले गए ना तो प्रशासक बन जाए, क्योंकि हम लोग बेवजह राय बहुत देते हैं। जिस समाज में हम लोग रहते हैं ना, वो समाज ही ऐसा है, तो थोड़ा तो अलग हटके बनना पड़ेगा, तभी प्रशासक बन जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है बहुत राय चलती है, बहुत हमारे समाज में राय चंद बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से परेशान रहते हैं, दुनिया इसी वजह से परेशान है। जो यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं ना, उनके 6 महीने तो सिर्फ इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट लोगों से मिलते हैं, ज्यादा राय लेते हैं, कभी यूपीएससी की वेबसाइट जाके नहीं विजिट करते हैं। एग्जाम यूपीएससी कराएगा, लेकिन कभी यूपीएससी की वेबसाइट नहीं विजिट करेंगे। तो सबसे पहले उनको राय लेने से पहले कहाँ जाना चाहिए? यूपीएससी की वेबसाइट एक बार जानी चाहिए कि यूपीएससी क्या कहता है, फिर जानो लोग क्या कहते हैं। लेकिन हो जाती है प्रॉब्लम्स, हर ग्रुप में यही हाल है, हर ग्रुप में यही हाल है, तो उसको कुछ कर नहीं सकते। हम किसी को एक बार समझा सकते हैं, 2 बार समझा सकते हैं, फिर उसके बाद मुझे ही मालूम है कि ये तो इन लोगों की आदत है, ये छोड़ दो, हमारा नुकसान कुछ कर नहीं रहे। हम 1 घंटे 1.5 घंटे जितना पढ़ाएंगे उतना अनअकैडमी हमको सैलरी देगा, खत्म हो जाती है बात। अब जो पर्सनली गाइडेंस लेता है उसको हम बस समझा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से बचो, इस तरीके से करो।
यहाँ पर जो है हलाला जैसी प्रथा जो है, हलाला जैसी प्रथा, यहाँ पे आपको समझना होगा वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है और खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं के मानसिक विकास को ये सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। हलाला प्रथा सुना होगा आप लोगों ने, नहीं भी पता तो जानना होगा तो बता दीजिएगा। सबको पता है ना हलाला प्रथा क्या होता है? सबको पता है? एक दो तीन चार पांच। हलाला में क्या होता है, एक पति होता है और एक पत्नी, इन दोनों ने गलती से भी अगर तलाक 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 यानी कि तलाक ले लिया, ठीक है ना, तलाक ले लिया और दोबारा एक दूसरे के एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, यही व्यक्ति एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इस पत्नी को, इस लड़की को, इस स्त्री को किसी दूसरे से विवाह करके तलाक लेना होगा। और फिर ये दोबारा एक साथ रह सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या इसी को निकाह हलाला कहते हैं ना? अब ये बताइए इसके साथ क्या बीतेगी, शारीरिक और मानसिक रूप से इसके ऊपर क्या स्थिति होगी। ये अपने आप में महिलाओं के ऊपर किया जाने वाला बहुत बड़ा अत्याचार है। रेप जैसी प्रथा में, है ना, ये एक प्रथा बन गया, एक कल्चर बन गया, एक संस्कृति बन गई है। इसमें क्या होता है कि लड़की के साथ एक बार दुख होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से। इसमें भी वही हाल होता है, इसमें भी मानसिक और शारीरिक दोनों शोषण होता है। लेकिन एक्चुअल में पुरुष समझेंगे कहाँ, क्योंकि प्रॉब्लम तब लगती है जब वो अपने ऊपर होती है ना, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब लगती है जब वो अपने ऊपर से होके गुजरती है ना, ऐसा कहा जाता है कि जब अपने ऊपर गुजरेगी तब मालूम चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, नहीं तो क्या लगता है कि अरे ठीक है जिंदगी में जो हो रहा है होने दो। एक्चुअल में तो यही है ना जिंदगी का कॉन्सेप्ट, कि हम जीते भी तभी तक है जब तक कि जिंदगी से नफरत ना हो जाए, और दूसरे से प्यार हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि उसको प्यार की जरूरत है या फिर हमें प्यार की जरूरत है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट यहीं पर है कि ये जो निकाह हलाला तभी खत्म होगा जब एक्चुअल में इस दर्द को समझने वाले लोग आएंगे। और वो समझने वाले लोग कौन होंगे? पुरुष प्रधान समाज से ही होंगे। क्या ये जो है रेप से भी खतरनाक प्रथा है? इसको माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये रेप से भी खतरनाक प्रथा है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो डिसाइड ही नहीं कर पाएगी। वो लड़की जिंदगी भर ये कंफ्यूजन में रहेगी कि मुझे रहना किसके साथ है, मेरे साथ
किसको होना चाहिए था, कौन मेरे लिए सुटेबल था, प्रॉब्लम ये हो जाएगी। और यहाँ पे लॉयल्टी जैसा जो शब्द है ना, आप लोगों, हाँ, अगर उसने तलाक नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम तो लड़की के साथ है ना। फिर अगर उसने तलाक नहीं दिया, अब सोचिए कि ये हाँ ये होता है, ऐसा होता भी है, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, तो ये एक्चुअल में होता है। मान लेते हैं कि इन दोनों ने तलाक ले लिया जाने अनजाने में, ठीक है ना, तलाक हो गया। अब ये दूसरे से विवाह करने के लिए गई कि ताकि ये तलाक दे दे, लेकिन अब इस औरत को ये अगला आदमी पसंद, अगले अगले आदमी को ये औरत पसंद आ गई। अब वो तलाक नहीं दिया तो बर्बाद जिंदगी, बर्बाद हो गई ना इस लड़की की जिंदगी, इस आदमी की अलग से बर्बाद हो गई, बर्बाद हो ही गई है जिंदगी। अब इस प्रथा का रखना क्यों है भाई, पता नहीं कौन से लोग इस प्रथा को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं कि ये प्रथा अस्तित्व में रहे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबकी लाइफ बर्बाद, अरे फैमिली वालों, तीनों फैमिली की लाइफ बर्बाद। देख रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। ये पुरुष प्रधान समाज की तो प्रॉब्लम है। पुरुष ने कहा कि तुम खिलौना हो, एक बार जाओ तलाक दे के चले आओ मेरे पास। खिलौना है क्या कोई, खिलौना समझ लिया है किसी भी चीज को, तो हो रही है जिंदगी। अब महिलाओं के अंदर इतना दर्द है, इतने सारे क्राइम्स देख रहे हैं, कितने सारी तरीके की कुरीतियां झेल रही हैं, और इनमें से भी उनको आगे बढ़ना है, और बहुत सारी आगे बढ़ भी जाती हैं। अब उन्हें लगता है कि लड़कियां जो है ऐसे ही आगे बढ़ गई। नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। लड़कियां अगर शिखर पर पहुंच रही हैं तो क्योंकि भाई हम उनके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, खोखला मूल्यांकन करते हैं। जब महिलाओं की बात आती है ना, तो हम लोगों का जो मूल्यांकन होता है वो खोखले स्तर का होता है, और वहीं पे उनका मान सम्मान हमारी नजर में, यानी कि पुरुषों की नजर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हम किसी का भी खोखला मूल्यांकन करेंगे, सतही स्तर पे करेंगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। लाइफ में महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो शिक्षित कम होना, चाहे वो बलात्कार होना, चाहे वो घरेलू हिंसा होना, चाहे वो शारीरिक विकास में कमी हो, हर एक प्रकार की जो समस्या है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है, पितृसत्तात्मक समाज जिम्मेदार है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जिनसे आपको लगता है कि महिला ने सुसाइड कर ली, महिला ने जो है घरेलू हिंसा का शिकार होकर घर को छोड़ दिया, बच्चों के साथ मायके वापस आ गई। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी है। सुसाइड केस अलग होते हैं, मर्डर अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और इन सब में यही सिस्टम जिम्मेदार है। हाँ, घरेलू हिंसा में यही होता है कि घर के अंदर जो है हिंसा हो रही है। घरेलू हिंसा में ये जो कॉन्सेप्ट है घरेलू हिंसा, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको सोशल जस्टिस में बताया हुआ है, तो घरेलू हिंसा को समझिएगा। अच्छा सर, ये क्राइम पेट्रोल वाले जो पुरुष का चेहरा दिखाते हैं, इसमें इनको इम्पोर्टेंट नहीं दिखता कि ऐसा पॉइंट मिल जाता है, इसमें इनको नहीं कहाँ से ऐसा पॉइंट मिल जाता है। चलिए ठीक है ना, ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन था पितृतंत्र की परिभाषा दीजिए, अंतरवैयक्तिक संबंधों में पितृतंत्र किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है। दूसरा क्वेश्चन था, क्या विश्व के सभी धर्म पितृसत्तात्मक हैं। अपने उत्तर को सावधारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तीसरा, पुरुष प्रधान समाज की वजह से समाज में कौन कौन सी कुरीतियां देखने को मिलती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, है ना, चेक देर में ही हो लेकिन चेक तो हो जाएगा, बस लिखना आपकी जिम्मेदारी है।
हाँ, एक और स्पेशल अनाउंसमेंट है, जितने भी स्टूडेंट 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, वो उनके लिए 22 जून से रात को 8 बजे से एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, 20 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। इंग्लिश में आतिश सर करेंगे और हिंदी में मैं करूंगा, ठीक है। आतिश सर इंग्लिश में वो करेंगे कोऑर्डिनेट, और हिंदी में मैं करूंगा प्री के लिए। हाँ, 22 जून से। वो उसका लिंक आज मुझे मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, हाँ, प्री वालों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज, वो जिसको भी करना है जरूर करें अपने हिसाब से। हाँ, वो लिंक मुझे अभी आ जाएगा, अभी आया नहीं था, तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बाकी कल तक 1 घंटे की क्लास रहेगी इकोनॉमी और सोशियोलॉजी की। बाकी क्लासेस मंडे से आगे कंटिन्यू होंगी 90 मिनट्स की। थैंक यू सो मच।